हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आरसी क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन के बारे में। इससे पहले की जो दो वीडियो हैं वो उसमें मैंने पहली वीडियो में बताया था आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। उसके बाद जो वीडियो आई थी उसमें मैंने बताया था आपको रिलेशंस क्या होते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शन क्या होता है और कुछ अलग टाइप के फंक्शंस के जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास मान लेते हैं, स्टार्ट करते हैं फंक्शन। मान लेते हैं कि लेट हमारे पास एक सेट है a इक्वल टू 1,2 और एक b सेट है हमारे पास जिसमें है माना 3,4। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं इसका, तो a क्रॉस b। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आपको पता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं, तो a मतलब क्या है हमारे पास 1,2 क्रॉस b की जगह कौन है 3,4। तो अगर किसी भी दो नंबर का किसी भी दो सेट का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाता है तो कैसे किया जाता है 1,3 एक हमारे पास ये पेयर बन जाएगा, फिर 1,4 ठीक, फिर उसके बाद 2,3 और फिर 2,4। तो ये हमारे पास क्या आ गया है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ओके, अब हमारे पास रिलेशंस क्या होते हैं, ये तो हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन क्या होते हैं, रिलेशन जो हमारे पास a क्रॉस b आया उसके जो टोटल सबसेट होते हैं, टोटल सबसेट किसी भी सेट के टोटल सबसेट कैसे निकलते हैं। माना जैसे हमारे पास ये एक सेट b है, माना ये b है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास है 3,4। तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, कितने सबसेट निकल सकते हैं इसके, तो हमारे पास उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n मतलब जिस सेट के सबसेट पूछे गए हैं ना उसमें कितने एलिमेंट हैं वो देखना है। तो इसमें एलिमेंट कितने 1 और 2, तो मतलब 2 की पावर 2 तो रहेगा, बस n चेंज होता रहेगा। अगर मानो कोई और सेट होता जिसमें 4 एलिमेंट होते तो हम क्या करते 2 की पावर 4 लिखते। अगर किसी सेट में जो है 5 एलिमेंट है तो हमारे फॉर्मूला क्या होता है 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 5, तब 5 हो जाता। तो 2 की पावर 2 मतलब 4, तो इसके टोटल 4 सबसेट हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं वो 3, 4, फिर 3,4 और एक 5। देखिए ये 4 सबसेट बन सकते हैं इसके। तो वैसे ही हमारे पास नंबर ऑफ रिलेशंस अगर मुझे निकालने हैं तो जो a क्रॉस b आया उसके जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट है वो हमारे पास रिलेशन होते हैं। तो इसमें एलिमेंट कितने 1, 2, 3, 4, तो इसका मतलब नंबर ऑफ रिलेशंस जो है वो हमारे पास क्या आएंगे 2 की पावर 4 मतलब 16। तो टोटल 16 हमारे पास रिलेशन बन सकते हैं। समझ में आया। अब बात करते हैं कि फंक्शन क्या होता है। देखिए माना मेरे पास दो सेट हैं कोई, ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास दो सेट क्या है, एक a बराबर हमारे पास सेट है a b और c, और एक सेट हमारे पास b इक्वल टू माना 1, 2, 3 और 4। तो जो ये A सेट है और जो B सेट है, रिलेशन तो आपको पता है क्या होता है कि किसी भी A सेट का B सेट के साथ रिलेशन क्या होता है कि यहाँ के जो एलिमेंट हैं वो इससे रिलेट होते हैं, ठीक, किसी न किसी एक रिलेशन से। तो माना यहाँ पे लिख दिया मैंने A, B और C, और यहाँ पे लिख दिया 1, 2, 3 और 4। तो माना ये इससे रिलेट इस तरह से करता है, ये एक रिलेशन है कि 1 जो है वो मतलब A जो है 1 से रिलेट करता है, और B जो है वो 2 से रिलेट करता है, और C जो है वो 3 से रिलेट करता है। तो फंक्शन है क्या, एक ऐसा रिलेशन, ठीक है, फंक्शन क्या होता है कि एक ऐसा रिलेशन जिसमें पहले सेट के सारे एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए। सारे जो पहला सेट के सारे एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए, और केवल एक ही इमेज बननी चाहिए। इमेज क्या हुआ, जो ये है a की इमेज 1 है,
बी की इमेज 2 है, सी की इमेज 3 है, इनको बोलते हैं इमेज। और एक होता है प्री इमेज। प्री इमेज क्या होता है, मतलब मैं ये बोलूँगा कि ए जो है वो 1 की प्री इमेज है, बी 2 की प्री इमेज है, सी 3 की प्री इमेज है। समझ में आया? तो इसे बोलते हैं प्री इमेज। और इमेज क्या होता है कि ए की इमेज कौन है 1, बी की कौन है 2, सी की कौन है 3, इसे इमेज कहते हैं और इसे प्री इमेज। तो प्रत्येक पहला जो सेट है, मतलब एक ऐसा रिलेशन जिसमें पहले सेट के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए और केवल एक ही इमेज बननी चाहिए, तभी वो फंक्शन कहलाएगा। मतलब फंक्शन कुछ अलग चीज़ नहीं है, फंक्शन क्या है, हमारे पास रिलेशन ही है। रिलेशन तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो फंक्शन भी एक जो है एक रिलेशन है, बट कैसा रिलेशन है, जिसके पहले सेट के सारे एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए और केवल एक ही इमेज बननी चाहिए, उसे हम फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हमने रिलेशन पढ़ा। रिलेशन क्या होता है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, उसके जो नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं वो हमारे रिलेशन होते हैं। फिर फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या है कि ऐसा रिलेशन जिसके पहले सेट के सारे एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए और केवल एक ही इमेज बननी चाहिए, उसे हम फंक्शन कहते हैं। जैसे कि माना हमारे पास एक सेट है यहाँ पे ए और एक सेट है बी। माना ये सेट ए है हमारा, ये सेट बी है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है 2 3 4 5 और यहाँ पे लिख दिया ए बी सी डी ई। और माना मैंने ये कहा कि 2 की जो इमेज है वो ए बन रही है, 3 की बी बन रही है, 4 की भी बी बन रही है और 5 की डी बन रही है, ठीक। अब देखो, प्रत्येक, मैंने क्या कहा, एक ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि पहले सेट के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए। तो क्या सबसे एरो जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल जा रहे हैं। और क्या प्रत्येक सेट की केवल एक ही इमेज है? इमेज मतलब 2 की इमेज ए है, 3 की बी है, 4 की भी बी है, 5 की डी है। समझ में आया? तो प्रत्येक एलिमेंट की इमेज बन रही है और केवल एक ही इमेज बन रही है। देखो 2 की भी एक 1 ए इमेज है, 3 की बी है, 4 की बी है, केवल एक एक इमेज ही है उनकी। समझ में आया? तो ये भी हमारा एक फंक्शन हो सकता है। फंक्शन कौन नहीं हो सकता? जैसे कि माना ये हमारा, मैंने ये रखा, ये हमारा बी सेट है, ये हमारा ए सेट है, ये हमारा बी सेट है, इनके बीच एक रिलेशन है। तो रिलेशन कैसा है कि माना यहाँ पे मैंने लिखा पी क्यू आर एस और यहाँ पे लिखा मैंने, माना लिखा 3 4 5 6। माना मैंने लिखा कि P की इमेज 3 बन रही है, माना मैंने लिखा P की इमेज 3 बन रही है और P की जो है 4 भी बन रही है और Q की 5 बन रही है और R की 6 बन रही है। अब देखो ये फंक्शन नहीं हो सकता। पहले चेक करो कि क्या एलिमेंट, जो A के एलिमेंट हैं, क्या सबकी इमेज बन रही है? P की बन रही है, Q की बन रही है, R की बन रही है, S की तो बन ही नहीं रही है। तो S की इमेज बन ही नहीं रही है, तो इसलिए ये एक फंक्शन नहीं हो सकता। एक और रीज़न भी हो सकता है कि फंक्शन क्यों नहीं हो सकता। देखो माना मैं मान लेता हूँ, चलो मैंने यहाँ पे माना 6 लिखा और यहाँ पे 7 लिखा, चलो S से मैंने जो है 7, चलो S की इमेज माना 7 बनी, तो प्रत्येक एलिमेंट की तो इमेज बन रही है, बिल्कुल पहले वाली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, बट दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि देखो P की इमेज बन रही है, बट एक नहीं 2 इमेज बन रही है। देखो P की जो है 3 भी इमेज है और P की जो है 4 भी इमेज है, तो ये हमारा एक फंक्शन नहीं हो सकता। मतलब फंक्शन को समझने के लिए आपको सिर्फ 2 कंडीशन याद रखनी है कि फंक्शन एक रिलेशन ही होता है, बट एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन? कि अगर पहले सेट के सारे एलिमेंट की इमेज बने, पहली कंडीशन कि पहले सेट के सारे एलिमेंट की इमेज बने, और दूसरा हमारा क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है कि केवल एक ही इमेज बने। जैसे यहाँ पे देखो प्रत्येक एलिमेंट की इमेज बन रही है और केवल एक ही इमेज बन रही है। यहाँ पे देखो प्रत्येक सेट की इमेज बन रही है और केवल एक ही इमेज बन रही है। देखो 3 की बी है, 4 की बी है, एक ही इमेज तो है। समझ में आया? ऐसा भी तो हो सकता है कि माना 2 सेट है हमारे पास इस तरह से कि ए और बी, माना मैंने लिखा 1 2 3 4 और यहाँ पे लिखा 6 7 8 9,
सबकी इमेज 7 ही बने, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। देखो, प्रत्येक जो हमारा सेट ए है उसके प्रत्येक एलिमेंट की इमेज बन रही है ना इमेज, ठीक है। और केवल ए की इमेज बन रही है, 1 की 7 ही तो है, 2 की भी 7 ही है, 3 की भी 7 है और 4 की भी 7 है, तो सबकी एक ही इमेज है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता है जैसे यहाँ पे हुआ था। देखो पी क्यू आर एस इनके प्रत्येक की इमेज बन रही है, देखो पहली कंडीशन तो पूरी हो गई। दूसरी वाली कंडीशन की केवल एक इमेज बननी चाहिए। देखो पी जो है 3 भी इमेज दे रहा है और पी जो है 4 भी इमेज दे रहा है, तो ये एक फंक्शन नहीं हो सकता। आपको समझ में आया कि फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है। एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है वो, जिसमें क्या होता है कि प्रत्येक जो पहला सेट है उसके एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए और केवल एक ही इमेज बननी चाहिए, तभी वो रिलेशन फंक्शन कहलाएगा। क्लियर है? मतलब सारे फंक्शन जो है रिलेशन हो सकते हैं, बट सारे रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते। क्लियर है? इससे पहले जस्ट जो एक्सरसाइज थी हमारी 2.2, उसमें मैंने रिलेशन बताया है, उसको आप ढंग से देखें पहले कि रिलेशन होता क्या है और रिलेशन हम कैसे डिफाइन करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। तो रिलेशन जो है, सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं और बट सारे फंक्शन रिलेशन हो सकते हैं। रिलेशन जो फंक्शन है हमारा वो एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है, जिसमें हमारी 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि सेट ए के सारे एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए, मतलब सारे एलिमेंट से एरो निकलने चाहिए, यहाँ से भी एरो निकलने चाहिए, सबसे एरो निकलने चाहिए, और केवल क्या निकलने चाहिए, जो उनकी इमेज बन रही है, मतलब जो यहाँ से एरो जा रहे हैं वो एक ही पे जाने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो सकता जैसे यहाँ पे हुआ था कि देखो यहाँ पे हुआ था पी से जो है एरो तो जा रहे हैं बट यहाँ से 2 एरो निकल रहे हैं और 2 अलग अलग जगह निकल रहे हैं। मतलब एक ही, ऐसा सोचो ना कि माना एक मशीन है, यहाँ पे ये मशीन, ठीक, मैंने इसमें माना ये कैलकुलेटर है, मैंने इसमें जो है 5 डाला, तो माना ये ऐसा है x², ठीक है, x²। अब देखो 5 डाला मैंने x की जगह तो ये मुझे 25 देगा। अब मैंने इसमें जो है 6 डाला तो मुझे ये 36 देगा। मैंने इसमें 7 डाला इस मशीन में, मतलब जहाँ पे x² का फंक्शन है, ठीक है, और ये मुझे कितना देगा, 49 देगा। तो हर एक नंबर के लिए मुझे यहाँ पे एक यूनिक आंसर मिल रहा है, अलग अलग आंसर मिल रहे हैं, केवल एक ही इमेज मिल रही है। इसको इनपुट डालने पे एक आउटपुट मिल रहा है, इनपुट डालने पे एक आउटपुट मिल रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि 5 को डालने पे मुझे 2 आंसर मिल जाएंगे क्या? ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है, जिसमें प्रत्येक एलिमेंट की, मतलब जो हमारा पहला सेट है उसके एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए और केवल एक ही इमेज बननी चाहिए, तभी वो हमारा क्या होगा, फंक्शन होगा। फंक्शन भी एक रिलेशन ही होता है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन होता क्या है। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस की, ठीक है, और उनकी ग्राफ की। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला फंक्शन है हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन और दूसरा है मॉड्यूलस फंक्शन। तो समझते हैं पहले कांस्टेंट फंक्शन को हो क्या। तो देखो कांस्टेंट फंक्शन हमारे पास क्या होता है, f(x = c). f(x = c) मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम कुछ भी इनपुट रखें वो हमेशा आंसर मुझे एक नंबर ही देगा, मतलब c मतलब कांस्टेंट, ठीक है। जैसे कि माना सोचो कि हमारे पास एक इस तरह से एक फंक्शन है जिसमें जो है मैंने यहाँ पर माना मैंने 5 रखा तो वो मुझे जो है 9 दे रहा है। 4 मैंने इनपुट डाला इसमें तो वो तब भी मुझे जो है 9 दे रहा है। मैंने इसमें 6 डाला तब भी मुझे वो 9 दे रहा है। अगर मैंने इसमें 7 डाला तब भी मुझे वो 9 दे रहा है। मतलब मैं यहाँ पे इनपुट कुछ भी रखूँ वो मुझे आंसर हमेशा क्या देगा, एक नंबर ही देगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास माना एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने माना एक फंक्शन लिखा f(x = माना 3। ये हमारा एक कांस्टेंट फंक्शन है। क्यों? देखो f(x) यहाँ पे x की जगह 1 रखूँगा तो यहाँ पे भी तो x होना चाहिए, यहाँ पे है ही नहीं, तो f(1) = 3, f(2) = 3, f(3) = 3, f(4) = 3। मतलब x की वैल्यू में कुछ भी रखूँ, मेरा आंसर हमेशा 3 ही आएगा। समझ में आया आप लोगों को?
कि हमारा कांस्टेंट फंक्शन होता क्या है। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब है कि x की वैल्यू मैं चेंज करता भी रहूं अगर, तब भी मुझे आंसर 3 ही मिलेगा। देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास fx बराबर माना एक्स स्क्वायर है। अब देखो अगर मैं f1 रखूं, f1 मतलब f1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर होगा तो 1 आ रहा है। अगर मैं f2 रखूं तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4। अगर मैं f3 रखूं तो कितना आ रहा है, 3 का स्क्वायर मतलब 9। देखो ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें जो है मैं वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ तो मुझे वैल्यू चेंज मिल रही है ना। बट यहाँ पे ये वाला फंक्शन ऐसा है, देखो जब मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करूंगा ना तो यहाँ पे भी चेंज करनी पड़ेगी। बट इस फंक्शन में देखो यहाँ पे एक्स की जगह 1 रखूँ f1, तो यहाँ पे x कहाँ है, तो मुझे 3 ही तो मिलेगा। f2 3 मिलेगा, f3 3 मिलेगा, f4 4 3 मिलेगा। हर बार मतलब वैल्यू सेम रहेगी। तो इसके लिए अगर हमें एक ग्राफ बनाना है कांस्टेंट फंक्शन का, अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाऊंगा, देखो ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। ठीक, माना मैंने वैल्यूज चेंज रखी 1 2 3 4 5 6, इस तरह से। इस तरफ नेगेटिव है -1 -2 -3, इस तरह से। और ये हमारे y एक्सिस है 1 2 3। अब देखो इसके लिए ग्राफ कैसे बनेगा fx = 3 के लिए। माना मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो 1 पे मुझे 3 मिला आंसर, 2 रखी 2 पे भी मेरे को 3 मिला, 3 रखी उस पर भी 3 मिल रहा है, 4 रखी उस पर भी 3 मिल रहा है, 5 रखी उस पर भी 3 मिल रहा है, 6 रखी उस पर भी, आगे भी ऐसी। वैसे -1 रखूँगा तो यहाँ पे -3 मिल जाएगा, -2 रखूँगा तो 3 मिलेगा, -3 रखूँगा तो 3। तो हमारे पास इस तरह से एक ग्राफ जाएगा। तो ये हमारा कौन सा फंक्शन बन गया, कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हमारा इस तरह से बन जाएगा। आया आपको बात समझ में। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, fx = c, मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसमें मैं इनपुट कुछ भी डालूं, कुछ भी x की वैल्यूज रखूं, बट मुझे आंसर हमेशा एक कांस्टेंट ही मिलेगा। वो कांस्टेंट जरूर नहीं 3 हो, वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। fx = 9 हो सकता है, fx = 5 हो सकता है, fx = 7 हो सकता है, तो कुछ भी मिले जैसे। तो ये कांस्टेंट फंक्शन का एक ग्राफ बन गया है। ठीक है, कि हम x की वैल्यू कुछ भी चेंज करते रहें, मुझे y जो है हमेशा मुझे 3 ही मिलेगा। इसके लिए क्लियर है। कांस्टेंट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जिसमें मैं x की वैल्यू कुछ भी रखूं, कुछ भी पुट करूं, मुझे जो है आउटपुट मतलब y की वैल्यू जो है हमेशा मुझे सेम मिलेगी। इसे बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। क्लियर है। अब आते हैं सेकंड नंबर के फंक्शन पे, मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है हमारे पास, fx = mod x। mod x का मतलब है, मॉड्यूलस फंक्शन की क्वालिटी होती है कि इसमें हम x की कुछ भी वैल्यू रखें, वो हमेशा मुझे वैल्यू पॉजिटिव करके देगा। मतलब जैसे कि मैंने f1 रखा तो f1 रखूँगा तो 1 मिलेगा। अगर मैं f-1 रखूँ तो तब भी मुझे 1 मिलेगा। अगर मैं f2 रखूँ तब भी मुझे 2 मिल रहा है, f-2 रखूँ तो तब भी 2 मिल रहा है। मतलब इसकी क्वालिटी होती है कि इसमें कोई भी नेगेटिव नंबर रखूँ ना मैं अगर, तो वो मुझे पॉजिटिव बना के देता है। इसे बोलते हैं मॉड्यूलस फंक्शन। fx = mod x। इसको अगर और आगे लिखते हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि fx = हमारे पास क्या बनता है कि x वैल्यू देता है और ये माइनस देता है अगर, मतलब ये क्या करता है जब x की वैल्यू, इधर लिख देता हूँ मैं, fx = ये क्या करता है, x की वैल्यू x ही देगा जब हमारी x की वैल्यू जो है बड़ी होगी 0 से। ठीक, अगर ये -x देगा कब, जब x की वैल्यू छोटी होगी 0 से। यहाँ पे = भी है। ठीक है, जब 0 से छोटी होगी, जब मैं x यहाँ पे 0 की वैल्यू x की वैल्यू जब मैं 0 से छोटी रखूँ, 0 से छोटे मतलब नेगेटिव नंबर्स, तो जब मैं नेगेटिव नंबर्स रखूँ तो वो -x देगा। -x मतलब माइनस यहाँ पहले से है और एक -x देगा। ठीक है, माना सोचो कि मैंने f2 रखा, तो f2 रखा तो मतलब वो क्या देगा, 2 देगा। क्यों, 2 0 से बड़ा होता है ना। अब देखो
-2, तो इसका मतलब वो क्या देगा, माइनस और x की जगह माइनस, मतलब -2, तो कितना आ रहा है 2, तभी तो वो 2 बना के दे रहा है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो इतना आपको याद रखना है कि मॉड्यूलस फंक्शन जो है हमारा कैसा फंक्शन होता है कि उसमें हम कोई भी नेगेटिव नंबर डालें तभी वो पॉजिटिव बना के देगा। अगर कोई भी पॉजिटिव देंगे तो वो तो पॉजिटिव होगा ही होगा, ठीक। तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है हमारा कि कोई भी फंक्शन, किसी उस फंक्शन में हम कोई भी x की वैल्यू, कोई भी वैल्यू डालें तो वही वैल्यू मिल जाएगी। और कैसा होगा कि अगर नेगेटिव नंबर्स डालता हूँ तो वो तब भी पॉजिटिव बना के देगा। देखिए इसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, ग्राफ में देखते हैं। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। माना मैंने रखा 1 2 3 4 5 और ये हमारी जो है y एक्सिस है, तो 1 2 3 4 5 इस तरह से, और इस तरफ है -1 -2 -3 -4 -5। अब सोचो जरा, अगर मैं 1 रखूं तो 1 मिल रहा है, 2 रखूं तो 2 मिल रहा है, 3 रखूंगा तो 3 मिल रहा है, 4 रखूंगा तो 4 मिल रहा है, इस तरह से, ठीक। और -1 रखूं तब भी 1 मिल रहा है, ठीक। -2 रखूं तो 2 मिल रहा है, -3 रखूं तो 3 मिल रहा है, 4 रखूं तो 4 मिल रहा है, -4 रखूं तो हमारे पास जो ग्राफ जाएगा वो इस तरह से, ऐसे और इस तरह से। समझ में आया? अगर 0 रखूं तो 0 ही मिलेगा, तो ये हमारा ग्राफ जो है इस तरह से इसका ग्राफ जाएगा। ये हमारा कौन सा फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है। मतलब कि मैं x की वैल्यू कुछ भी पुट करूं, कुछ भी, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, तो वो आंसर हमेशा उस नंबर को पॉजिटिव करके देगा। -3 रखा तो 3 बना के देगा, -5 रखूंगा तो 5 बना के देगा, 5 रखूंगा तो वो तो 5 बना के देगा ही, क्योंकि वो पॉजिटिव है। आपको इस फंक्शन की क्वालिटी याद रखनी है कि इसमें कोई भी नेगेटिव नंबर्स इनपुट डाला जाए तो वो पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव बना के देगा, वो आउटपुट हमेशा पॉजिटिव बना के देगा। क्लियर है मॉडुलस फंक्शन? चलिए आते हैं नेक्स्ट फंक्शंस के बारे में। तो नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन हमारे पास क्या होता है कि f(x) = x, मतलब क्या है इसका, कि एक ऐसा फंक्शन जिसमें हम x की वैल्यू कुछ भी रखें, आंसर मुझे वही मिलेगा। मतलब अगर सोचो कि f1 रखूँ मैं, f1 मतलब यहाँ पे 1, तो यहाँ पे भी x है तो यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा, तो f1 मुझे 1 ही मिल रहा है। f2 अगर मैं रखूं तो यहाँ पे भी x है तो यहाँ पे भी 2 रखना पड़ेगा, तो f2 मतलब x की वैल्यू में कुछ भी रखूं मुझे आंसर हमेशा वही नंबर मिल रहा है। इसे हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं ना, आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन का जो डोमेन है, डोमेन मतलब इनपुट, कि मैं क्या क्या रख पा रहा हूँ, तो हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर। ये देखो ना, ये नंबर जो है ये रियल नंबर ही तो रखें। यहाँ पे अगर -1 रखूँगा तो -1 मिलेगा, -2 रखूँगा तो -2 मिलेगा, -3 रखूँगा तो -3 मिलेगा। तो मतलब कुछ भी इनपुट रखूँ मुझे आंसर हमेशा वही नंबर मिलेगा। तो डोमेन मतलब जो मैं इनपुट रख रहा हूँ, तो इस आइडेंटिटी फंक्शन का जो डोमेन होता है वो कोई भी रियल नंबर होता है। और जो रेंज होती है, रेंज मतलब जो मुझे आंसर मिल रहे हैं, आंसर क्या मिल रहे हैं, वही नंबर तो मिल रहे हैं। तो डोमेन और रेंज इनकी हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है, मतलब रियल नंबर ही होगी। ओके, तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका देखिए। माना ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है, ठीक है। तो बनाते हैं इस पे 1, यहाँ पे 2 3 4 5, इधर हमारा 1 2 3 4 5, इसी तरह से ऊपर भी जाएगा। यहाँ पे भी -1 -2 -3 -4 -5, ठीक। इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5। अब देखो, जब मैंने 1 रखा तो 1 पे मुझे 1 मिला, 2 रखा तो 2 पे 2 मिला, 3 रखा तो 3 पे 3 मिल रहा है, ठीक है। 4 मिल रहा है तो 4 मिल रहा है, 5 पे मुझे 5 मिल रहा है, इस तरह से। फिर -1 रखा तो वहाँ पे मुझे -1 मिला,
-2 रखा तो -2 मिला, -3 रखा तो -3 मिला, -4 रखूँगा तो -4 मिलेगा, -5 रखूँगा तो -5 मिलेगा। तो इस तरह से हमारे पास एक ग्राफ आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, इस तरह से हमारे पास एक ग्राफ आ जाएगा। स्केल से बनाओगे तो ज़्यादा बेहतर बन जाएगा आपसे, ठीक है। मैं एक तरह से बस जनरल आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों के। इस तरह से एक ग्राफ जाएगा इसका, किसका, आइडेंटिटी फंक्शन का। आइडेंटिटी फंक्शन क्या पढ़ा हमने कि एक ऐसा फंक्शन जिसमें मैं कुछ भी डोमेन डालूं, कुछ भी इनपुट डालूं, मुझे आंसर आउटपुट वही मिल रहा है, ठीक है। 1 डाला तो 1 मिला, 2 डालूंगा तो 2 मिलेगा, ठीक। ये हमारा क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। बात करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन की। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, आपने क्लास 9 और 10 में पॉलिनोमियल तो पढ़ा होगा कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं। पॉलिनोमियल होते हैं 2-3 टाइप के, एक लीनियर पॉलिनोमियल हो सकता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो सकता है, ठीक है। जो हमारा किस फॉर्म में होता है, ax0 ax1, ठीक है, इस फॉर्म में होता है जो, वो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन का कोई ग्राफ, पर्टिकुलर ग्राफ नहीं होता, कि वो डिपेंड करता है ना कि कौन सा पॉलिनोमियल है हमारे पास, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, किस टाइप का पॉलिनोमियल है हमारे पास, ठीक। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि fx इक्वल टू, माना हमारे पास है x², ठीक। ये हमारा एक पॉलिनोमियल फंक्शन का एक उदाहरण है, ठीक है, एग्जांपल है। तो इसमें अगर मैं सोचो f1 रखूं तो 1 का स्क्वायर मतलब 1, अगर मैं f2 रखूं तो मतलब 2 का स्क्वायर 4, अगर मैं f3 रखूं तो मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9, अगर मैं f-1 रखूं तो -1 का स्क्वायर मतलब 1, फिर मैं f-2 रखूं तो वो भी 4 आ जाएगा, f-3 रखूं तो वो भी 9 आएगा। तो देखिए इसका ग्राफ कैसे बन सकता है हमारा, अगर मैं 1 2 3 4 इस तरह से, और यहाँ से रखा मैंने -1 -2 -3 -4, और यहाँ से रख दिया मैंने इस तरफ 1 2 3 4 5 6 7 और इस तरह से, ठीक है। सोचो जब मैंने 1 रखा था तो मुझे 1 मिला था, फिर 2 रखा था मैंने तो मुझे 4 मिला था, फिर 3 रखूँगा तो मुझे यहाँ पे इधर कहीं 9 मिलेगा, -1 रखा था तो 1 मिला था, -2 रखा था तो 4 मिला था, और -3 रखा था तो 9 मिला था। तो मतलब हमारा जो ग्राफ है ना वो इस तरह से जाएगा, ऐसे। ओके स्टूडेंट, ये हमारा fx इक्वल टू x² का ग्राफ है। मतलब हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करते जानी है और उसके बाद उनको कर्व को मिला देना है, तो उन पॉइंट्स को मिला देना है, तो उससे जो हमें एक कर्व मिलेगा वो हमारा fx इक्वल टू x² का ग्राफ होगा। ये एक सिर्फ, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ है, ये fx इक्वल टू x² का ग्राफ है, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग ग्राफ बनेंगे। ओके, तो ये एग्जांपल दिया मैंने एक तुम्हें, तुम चाहो तो fx इक्वल टू x³ लिख सकते हो, ठीक है, fx इक्वल टू x लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन का एक ग्राफ हो जाएगा। अच्छा एक और बात, इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन मतलब जो इनपुट डाल सकता हूँ मैं, देखिए कोई भी रियल नंबर डाल सकता हूँ मैं इसमें, कोई भी रियल नंबर, बट रेंज जो मिलेगी मुझे वो केवल पॉजिटिव रियल नंबर मिलेंगे। पॉजिटिव क्यों मिलेंगे, देखो किसी भी नेगेटिव नंबर का, जब मैंने नेगेटिव नंबर डाला तब भी मुझे पॉजिटिव आंसर ही मिल रहे हैं, समझ में आ रहा है, कोई भी पॉजिटिव आंसर मिल रहा है मुझे बट नेगेटिव नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव रियल नंबर आ सकते हैं। ओके, तो चलिए बाकी जो हमारे पास फंक्शन बचे उन्हें पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन कैसे फंक्शन होते हैं, जो फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं, या फिर ऐसे फंक्शन जिनको मैं ऐसा लिख सकता हूँ fx अपॉन में gx, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में होने चाहिए। हो सकता है ऊपर एक फंक्शन हो, नीचे भी एक फंक्शन हो, ठीक है। एक एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है हमारे पास, जैसे fx इक्वल टू 10 अपॉन में x। देखिए ये हमारे पास एक रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन क्यों है, क्योंकि फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं हमारे पास, उनको हम क्या बोलते हैं, रैशनल फंक्शन बोलते हैं। अगर माना इसके डोमेन की बात करें,
तो इसके डोमेन मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर। और इसके जो हमारा इसका रेंज आएगी, मतलब जो आउटपुट आएगा, ठीक है, जो y की वैल्यू आएंगी वो भी हमारा कोई भी रैशनल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? देखिए, रैशनल फंक्शन का कोई ग्राफ, पर्टिकुलर ग्राफ नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि फंक्शन है क्या। माना इसकी जगह कोई और फंक्शन होता, ऐसा होता अगर कोई फंक्शन, कैसे, x+3/(x-2)। अब देखो ये भी एक रैशनल फंक्शन है, ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ और बनता, इसका ग्राफ कुछ और बनता। तो पर्टिकुलर रैशनल फंक्शन का कोई ग्राफ नहीं है, ठीक। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे मैं आपको इसका फंक्शन बता रहा हूँ। तो देखो, अगर मैं x और f(x) की वैल्यूज़ पुट करूँ, देखें, अगर मैं x और f(x) की वैल्यू पुट करूँ कुछ, तो x की वैल्यू सोचो, अगर मैंने 1 रखी तो मुझे 10 मिलेगा। अगर मैं -1 रखूँ, अगर मैं -1 रखूँ तो हमें क्या मिलेगा? चलो स्टार्ट करते हैं -1 से। -1 रखूँगा तो -10 मिलेगा, -2 रखूँगा तो -5 मिलेगा, -3 रखूँगा तो -3.33 मिलेगा, ठीक। और अगर 1 रखूँ तो 1 मिलेगा, 1 रखूँ तो 10 मिलेगा, यहाँ पे 1 रखूँ ना 10 मिलेगा, फिर 2 रखूँगा तो 5 मिलेगा, फिर 3 रखूँगा तो 3.33 मिलेगा, फिर वैसे ही 5 रखूँगा तो 2 मिलेगा। तो इससे हम एक ग्राफ बना सकते हैं, कैसे? देखिए, अगर माना मैंने रखा यहाँ पे कि 1 2 3 4 5 6, और इस तरफ भी माना -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से। और इस तरफ भी मैंने कोई नंबर रखे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से। और यहाँ भी नीचे -1 -2 -3 -4, ऐसे। तो सोचो, देखो, -1 रखने पे इधर कहीं 10 मिल रहा है मुझे, ठीक। और अगर -2 रखूँगा तो -2 पे कितना आया था? -5। यहाँ पे -1 रखने पे -10 इधर, ठीक। और -2 रखने पे -5 मिला। फिर हमारे पास कितना, अगर हमारे पास 3 आया था तो कितना आया था? -3.33 आया था। तो मतलब इधर कहीं होगा, यहाँ पे, इधर। फिर क्या रखा था मैंने? माना 5 रखता हूँ, -5। तो -5 रखने पे मुझे कितना आया था? -5 रखने पे मुझे -2 मिला था, -5 रखने पे -2। तो इस तरह से हमारा एक ग्राफ जा रहा है। और इधर पॉजिटिव में देखते हैं तो पॉजिटिव में कैसा आ रहा है? 1 रखने पे मुझे 10 मिल रहा था, तो मतलब इधर मान लेते हैं कहीं 2, तो 5 मिला था, ठीक है। 3 पे कितना मिला था? 3.33। 4 पे 2 पॉइंट इधर आएगा कहीं, ठीक है। 5 पे मुझे 2 मिला था, इस तरह से। तो हमारा एक जो ग्राफ है वो हमारा इस तरह चल जाएगा। तो रैशनल फंक्शन का जो ग्राफ है वो एक इस ग्राफ के लिए, मतलब इस फंक्शन के लिए हमारा ग्राफ इस तरह से जा रहा है, ओके। ये एक पर्टिकुलर ग्राफ नहीं है किसी रैशनल फंक्शन का, समझ में आया? ये केवल इसका ग्राफ है। रैशनल फंक्शन का कोई पर्टिकुलर ग्राफ नहीं होता, तो ये चेंज होता रहेगा, ठीक है। अब आते हैं सिग्नम फंक्शन पे। तो सिग्नम फंक्शन क्या होता है हमारे पास? f(x) = mod x/x। ये कब होगी कंडीशन? जब x 0 नहीं होगा, और 0 आएगी x की वैल्यू अगर x बराबर 0 हुआ तो। मतलब क्या हुआ? देखो, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, f(x) = हमें x बराबर -1 मिलेगा, मतलब हमें आउटपुट -1 मिलेगा। कब? जब x की वैल्यू 0 से छोटी ले। फिर 0 मिलेगा आउटपुट जब x बराबर 0 लें, और 1 मिलेगा जब x की वैल्यू बड़ी ले 0 से। समझ में आया? मतलब x 0, अगर मैं डोमेन मतलब अगर मैं कुछ भी रखूं, 0 रखूं,
तो मुझे 0 मिलेगा आंसर। अगर माना मैं 0 से छोटे मतलब जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं अगर मैं उन्हें रखूं, 0 से छोटे नेगेटिव नंबर्स अगर मैं रखूं तो हमेशा मुझे आउटपुट हमेशा -1 मिलेगा, -1। और अगर मैं 0 से बड़े नंबर रखता हूँ, 0 से बड़े नंबर कौन, जितने भी पॉजिटिव नंबर है अगर मैं उनको रखता हूँ तो उनको रखने पे मुझे हमेशा +1 मिलेगा। मतलब उसकी इसका जो डोमेन है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। डोमेन मतलब जो मैं वैल्यूज़ रखता हूँ वो, और रेंज मतलब जो मुझे आंसर मिलते हैं। आंसर हमेशा 3 ही मिलेंगे मुझे, -1, 0 और 1। ठीक है, तो देखो कैसे इसका ग्राफ पे बात करते हैं ज़रा। इसका ग्राफ कैसे होगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरह भी करते हैं, -1 -2 -3 -4 और इधर करते हैं 1 2 3 इधर करते हैं -1 -2। ये क्या कह रहा है कि 0 रखने पे मुझे 0 मिलेगा, चलो भाई ठीक है, और 1 रखने पे मुझे 1 मिलेगा, फिर 2 रखने पे मुझे 1 ही मिलेगा, 3 रखने पे भी 1 मिलेगा, 4 रखने पे वो भी 1 मिलेगा, 5 रखने पे भी 1 मिलेगा। तो हमारा ग्राफ जो है इस तरह से जाएगा। 0 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज़ हैं, 0 से बड़ी वैल्यूज़ जो है वो सब 1 पे देगा, 1 देगा मुझे, ठीक है, यहाँ पे 1 है ना, 1 देगा। बट 0 पे क्या मुझे 1 दे रहा है? नहीं, तो इसलिए इसको ऐसे डिनोट करेंगे कि मतलब इसमें 0 वाली वैल्यू शामिल नहीं है। 0 पे 1 नहीं मिल रहा है, पर 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू 0 मतलब 0.1 उस पे मुझे 1 मिलेगा हमेशा। ठीक। अच्छा नेगेटिव में देखो, -1 रखने पे मुझे -1 मिल रहा है, -2 पे भी यही मिल रहा है, -3 पे भी -1 मिल रहा है, -4 पे भी है। तो सारी वैल्यूज़ जो है ये ली जाएंगी इस तरफ। बट 0 पे देखो, 0 पे मुझे -1 थोड़ी मिलेगा, 0 पे हमें क्या -1 मिलेगा? नहीं, तो इस वैल्यू को इंक्लूड मत करो। इंटरवल्स में बताया था ना ऐसे, इंटरवल्स में कि अगर किसी वैल्यू को हम शामिल नहीं करते तो उसे ऐसे इस तरह से डिनोट करते हैं। किस तरह से? ऐसे। और अगर हमें डिनोट करना है, अगर हमें वैल्यूज़ को लेना है तो उसको ऐसे दिखाते हैं, इस तरह से। ठीक। आई होप कि आपको सिग्नम फंक्शन समझ में आया होगा। सिग्नम फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जिसमें मैं x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी रखता हूँ, सारी पॉजिटिव नंबर रखता हूँ, तो मुझे हमेशा क्या मिलेगा? 1 मिलेगा आंसर। अगर 0 रखूँगा तो 0 मिलेगा। अगर 0 से छोटे का मतलब जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं अगर उन्हें रखूँ तो हमेशा मुझे आउटपुट -1 मिलेगा। तो इसे बोलते हैं हम सिग्नम फंक्शन। समझ में आया? देखो यहाँ पे ना, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बात करते हैं इसकी f(x) इक्वल टू मोड x अपॉन में x। अब सोचो अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूँ तो रखो 2 रखने पे मुझे यहाँ पे 2 अपॉन में 2, तो ये 2 ही आएगा बाहर, और 2 अपॉन में 2 मतलब 1। तो देखो पॉजिटिव वैल्यू रखने पे मुझे 1 मिल रहा है। पर अगर मैं -2 रखूँ तो -2 रखो तो -2 अपॉन में -2। अब देखो ये तो मोड है ना, मोड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू बना के देगा 2, बट ये तो नीचे -2 ही रहेगा, इसको काटेंगे तो -1। समझ में आया? तो ये वैल्यू कब है? जब 0 नहीं है, और 0 के लिए अलग डिफाइन है कि 0 अलग होगा। ठीक है, तो ये हमारा सिग्नम फंक्शन है। एक लास्ट फंक्शन बचा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलिए उसे पढ़ लेते हैं। अगला फंक्शन है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए ये क्या होता है हमारे पास, f(x) इक्वल टू इस तरह से, ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इसकी क्वालिटी क्या होती है समझाता हूँ। देखिए ये आपके पास एक नंबर लाइन है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 इस तरह से, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 ये। ठीक, तो इस फंक्शन की क्वालिटी ये है कि इसमें हम कोई भी इंटीजर डालें, कोई भी इंटीजर इसमें डालें, मतलब f(x) की जगह हम कोई भी इंटीजर डालें तो वो आंसर वही इंटीजर दे देगा। मतलब अगर मैं यहाँ 1 डालूँ तो 1 आंसर आएगा, 2 डालूंगा तो 2 मिलेगा, 3 डालूंगा तो 3 मिलेगा, -1 डालूंगा तो -1, -2 डालूंगा तो -2, इस तरह से। बट
अगर नॉन इंटीजर नंबर पढ़ते हैं, नॉन इंटीजर मतलब क्या हुआ, देखो ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये सब इंटीजर है, इनको डालने पे तो मुझे वही इंटीजर मिलेगा। बट नॉन इंटीजर मतलब हो सकता है यहाँ पे 0.1 डालूँ मैं, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0. इस तरह से डालूँ, तो ये मुझे क्या करता है, मुझे आंसर क्या देगा, लेफ्ट हैंड साइड जो सबसे बड़ा इंटीजर पढ़ रहा है वो हमें मिलेगा। देखो सोचो, अगर यहाँ पर हमारा 1.5 है, अगर मैं यहाँ 1.5 डालूँ तो आंसर क्या मिलेगा, इस 1.5 के इस तरफ सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, 0, तो मुझे 0 ही मिलेगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इधर 2.5 की, तो 2.5 यहाँ डालने पे मुझे क्या मिलेगा, 2.5 से इस तरफ लेफ्ट में सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, इस तरफ लेफ्ट में इनमें से सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, 2 ही तो है, तो हमारा आंसर 2 आएगा। अगर मैं 2.9 डालता हूँ इधर 2.9, तो 2.9 के इस तरफ जो भी सारे इंटीजर हैं उनमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, 2, तो हमारा आंसर 2 आएगा। अगर मैं 4.1 डालता हूँ, इधर कहीं हमारे पास 4.1 भी होगा, तो 4.1 अगर मैं यहाँ डालूँ तो आउटपुट क्या मिलेगा मुझे, इस तरफ जो सबसे बड़ा इंटीजर है कौन है, 4 ही तो है, तो हमारा आंसर 4 आएगा। समझ में आया आप लोगों को? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है कि उसमें अगर हम कोई भी इनपुट या कोई भी डोमेन अगर हम डालें तो क्या डालेंगे, इंटीजर डालें अगर, तो हमें वही इंटीजर मिल जाएगा, हमें वही इंटीजर मिल जाता है। बट अगर नॉन इंटीजर डालते हैं तो उसके लेफ्ट में जो इंटीजर नॉन इंटीजर हमने डाला, पॉइंट में जो वैल्यूज डाली, उसके लेफ्ट में जो सबसे बड़ा क्या इंटीजर पड़ेगा वही हमारा आउटपुट होगा, वही हमारा रेंज होगी। क्लियर है? चलिए देखते हैं इसका ग्राफ। तो देखिए ध्यान से समझना ग्राफ, ठीक है। तो ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे 1, 2, 3 और इस तरह से हमारा 4, यहाँ भी बात करते हैं 1, 2, 3 इस तरह से, ठीक। यहाँ पे हमारे पास -1, -2, -3, -4, इस तरफ बात करते हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब देखो 0 पे तो ये 0 ही देगा क्योंकि 0 एक इंटीजर है, 0 ही देगा। अब देखो 1 पे वो कितना दे रहा है, 1 पे 1 देगा। 1.1 पे कितना देगा, यहाँ भी 1 देगा। 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 पूरा 1.9 तक पूरा ये हमें क्या देगा, 1 ही देगा, 1 ही देगा। बट 2 पे वो हमें 1 नहीं दे रहा है, 2 पे कितना दे रहा है, 2 पे 2 देगा। तो ये इसमें वैल्यू शामिल नहीं है, 2 वैल्यू शामिल नहीं है, इसलिए हमने ऐसा गोला लगा दिया उसमें, ठीक है। जब वैल्यू शामिल नहीं होती तो ऐसे गोला तो लगाते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। अब 2 से 2.1, 2.2 पूरा यहाँ से जाते 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 और 3 तक, 3 पे हमें वो 3 पे हमें वो 2 नहीं देगा, क्या देगा, 3 देगा, 3 इस तरह से। ये वाली वैल्यू इसमें शामिल नहीं है, 3 2 में शामिल नहीं है, इसलिए हमने ऐसा गोल लगाया। 3 से लेकर 3.9 तक, पूरा 3.9 तक हमें वो 3 ही देगा, बट 4 पे वो हमें 3 नहीं देगा बल्कि क्या देगा, 4 देगा। तो इस तरह से हमारा ये ग्राफ बनेगा इसका। वैसे ही नेगेटिव में देखिए 0 रखने पे 0 देगा। अब देखो ये रखने पे पूरी इधर यहाँ पे देखो -1 रखने पे उसने -1 दिया, ठीक है। अब यहाँ ऐसे, यहाँ देखो -1.1, 1.2 इधर इधर, तो इसके लेफ्ट में जो वैल्यूज़ पढ़ रही है वो क्या पढ़ रही है हमें, मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक देखो -1 है ना, -1 है तो -1 दे रहा है। अगर -1.1 करूँ मैं तो इसके लेफ्ट में जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो क्या पढ़ रहा है, -2। फिर यहाँ से जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो सब लेफ्ट में यहाँ पे -2 तक यही आएगा, और इसमें -1 शामिल नहीं है इसलिए ये आएगा। अब -2 पे वो क्या देगा, -2 ही देगा। बट इससे आगे की जो वैल्यू है 2.1, 2.3, 2.3
इन पे वो हमेशा क्या देगा, -3 ऐसे, ठीक है। -3 इस तरह से इस तरह से इस तरह से यहाँ से यहाँ तक, ठीक। बट इसमें -2 शामिल नहीं है तो ये लग जाएगा, ठीक। तो हमारा जो ग्राफ है वो पॉजिटिव में ऐसे बनेगा और नेगेटिव में इस तरह से। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। इसमें कोई भी इंटीजर वैल्यू हम डालें तो आउटपुट जो मिलेगा वो एक इंटीजर ही मिलता है। बट अगर नॉन इंटीजर डालते हैं, नॉन इंटीजर, तो नॉन इंटीजर जो हम डाल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं अगर 4.5 डालूँ, यहाँ इधर 4.5, तो 4.5 इंटीजर नहीं है, तो ये डालने पे हमें क्या मिलेगा, 4.5 से लेफ्ट में इस तरफ जो भी सबसे बड़ा इंटीजर मिल रहा है आपको, 4.5 से लेफ्ट में सबसे बड़ा इंटीजर तो 4 ही है। अगर 2.5 की बात करें तो 2.5 के लेफ्ट में जो है सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, सबसे बड़ा इंटीजर हमारा 2 ही है, तो हमें 2 मिलेगा। तो इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। एक दो बार आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आप। मैं मानता हूँ कि थोड़ा ग्राफ समझने में दिक्कत है, पर आप बार बार देखें, समझें इस चीज़ को, तब आपको समझ में आएगा। ओके, तो ये आपका जो एक्सरसाइज 2.3 था, मतलब 3 है, उसकी जो इंट्रो था वो हमने आज कवर किया है। अगली जो वीडियो आएगी वो एक्सरसाइज 2.3 की आएगी। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।